हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिमालय की बेटियां भाग 2। इस पाठ के इस भाग में लेखक ने बताया है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो दो महानदियां हैं, वास्तव में ये स्वयं कुछ भी नहीं है, बल्कि जो छोटी छोटी कई नदियां हैं जैसे रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि, ये सारी नदियों ने मिलकर असल में सिंधु और ब्रह्मपुत्र को बनाया है। इसीलिए ये दोनों नदियाँ महानदियों के रूप में समुद्र की ओर जाती हैं और समुद्र में मिलती हैं। तो यहाँ पर लेखक ये कहते हैं कि समुद्र बहुत सौभाग्यशाली है जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों से मिलने का, उनका हाथ पकड़ने का मौका मिला और उनको श्रेय मिला। यहाँ पर लेखक ये भी कहते हैं कि ये एक आश्चर्य की बात है कि जिन भी लोगों ने उन नदियों को पहाड़ों में नन्ही बालिकाओं के रूप में देखा है और वह भले ही आकर्षित न लगी हों, लेकिन यहाँ पर वह बहुत लुभावना है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद माना गया है। क्योंकि समुद्र के पास से जो नदियाँ आ रही हैं, समुद्र में जो नदियाँ मिल रही हैं, वास्तव में वह हिमालय का घर छोड़कर समुद्र के पास आकर मिली हैं। इसलिए यहाँ पर हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद माना गया है। कालिदास की रचना मेघदूत में बेतवा नदी का वर्णन है, जिसमें यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, यानी यहाँ पर यक्ष ने जो बादल है उसको दूत बनाकर भेजा था और उन्होंने कहा था कि जब वो मेघ आगे बढ़ेगा तब उसे बेतवा नदी, जो उसकी प्रेयसी के रूप में यहाँ पर बताई गई है, तो यक्ष ने मेघ से कहा था, यानी बादल से कहा था कि जब तुम आगे जाओगे, आगे बढ़ोगे, तब बेतवा नदी, जब तुम बेतवा नदी के ऊपर से जाओगे, तब तुम बरसात के रूप में अपना प्रेम उस पर बरसाते हुए जाना, तो यकीनन या अवश्य ही वह जो नदी है वो प्रसन्न होगी। तो यहाँ पर एक और बात लेखक ने जो बताया है कि जो नदियाँ हैं उनका रूप अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। जैसे यहाँ पर नदियाँ जो पहाड़ियों में हैं और जो घाटियों में हैं वो बहुत ही चंचल हैं, और समतल मैदानों में जो हैं वह बहुत ही स्थिर, शांत और संभ्रांत कुल की महिलाओं के रूप में देखी जाती हैं। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता अर्थात गांव में भरण पोषण के लिए या गांव के लोगों को खाना देने के लिए, रोज़गार देने के लिए जो नदियों का पानी है वह फसल उगाने के काम आता है और जिससे उनकी आजीविका चलती है, या मछली पालन जैसी चीज़ें हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो नदियों से किसानों को और गाँव वालों को मिलती हैं। इसलिए काका कालेकर ने यहाँ पर ये बताया है कि जो नदियाँ हैं वह लोक माता हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक ये कहते हैं कि दूसरे भी कई ऐसे रूप हैं जो नदियों के होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर उन्होंने प्रेयसी के रूप में बताया है, हमारे निबंध में लेखक ने उनको बेटियों के रूप में बताया है, और बहन का भी एक स्थान होता है, एक महत्वपूर्ण स्थान होता है जो नदियों ने निभाया है। तो यहाँ पर जो हमारे लेखक हैं उनको भी एक बार ऐसी ही भावना हुई जब वह तिब्बत में थे और उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तब वो सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गए थे, और जब उन्होंने अपनी सारी थकान चिंता के साथ नदी के जल में अपने पैर डाले तो उन्हें बहुत ही सुकून मिला, और धीरे धीरे जो भी उनकी चिंताएं थी या जो भी उनकी परेशानियां थी वो नदी के पास बैठकर और उसके जल में पैर डालकर वो सारी थकान, वो सारी समस्याएं ख़त्म हो गई और थोड़ी ही देर में वह तरोताज़ा महसूस करने लगे। तो जैसे हम अपनी बहन के पास जाते हैं और उसके पास बैठकर अपनी सारी परेशानियों का हल ढूंढ लेते हैं, ठीक उसी प्रकार लेखक जब सतलज नदी के किनारे बैठे और उन्होंने अपने पैर उस नदी में डाले, तब भी उन्हें यही एक अनुभूति हुई जैसे कि वह अपनी बहन के पास बैठे हैं, और तब उनका मन तरोताज़ा हो गया और उन्होंने वहाँ पर एक जो छोटी सी रचना थी वो गाने लगे। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय।
प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। यानी यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से जो उनके मन में खुमारी थी, जो उनके मन में आलस्य था, जो उनके मन में परेशानियाँ थीं, वह सारी नदी के पास बैठकर ख़त्म हो गई और वह सतलज नदी के जय जयकार करने लगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये दूसरा भाग समाप्त होता है और जो ये पाठ का विवरण है वो भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो अब हम अगले लेसन को, अगले पाठ को अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।